चलो, आज अजय ज्वाइन नहीं करने वाली है, तो हम प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली एटलीस्ट लेक्चर मिस नहीं करना चाहिए, और जितना भी समझ में आए, राइट, बाद में आप पूछ सकते हो। आपको तो सबको समझ में आ रहा है, राइट। विवेकानंद, प्रकाश प्रकाश भी थोड़ा सा इरेगुलर चल रहे हैं, बट सुशांत, वेद सिर्फ मुझे लगता है कि मोनिका मोनिका से कनेक्ट करना पड़ेगा एक बार सेपरेटली मुझे, राइट। बट क्लास कंसिस्टेंट करना काफ़ी ज़रूरी है अभी के लिए तो। हम्म, फिर बाद में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना वो समझ में आ जाएगा। मैं आपको कुछ फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स देता हूँ, आप वो करते रहो मेरे साथ। मैं एक ग्रुप तैयार करके वो आपसे काम करवा लूँगा। बट ये क्लास मिस नहीं करना है आपको। जैसे एक प्रीवियस बैच का एक स्टूडेंट था, वो रिसेंटली हमने एक प्लेस किया है, मेरी मेंटी है, उसी के कंपनी में उसका सिलेक्शन करवा दिया हमने। मतलब वो उसने भी 10 दिन उसको टास्क दिए। 10 दिन टास्क देने के बाद फिर मैनेजरियल राउंड हुआ और फाइनल सिलेक्शन हो गया, कल परसों की बात है। तो 1 साल बाद हो गया है उसका। तो मुझे पता था कि इसको कोडिंग आती है, इसको कोडिंग अच्छी आती है, क्योंकि जो मैंने एटीएम का प्रोजेक्ट दिया था लास्ट टाइम, प्योर पाइथन का प्रोजेक्ट था वो सिर्फ उसने किया था। तो हमें पता होता है कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन, राइट, कैसे पुश करना है, कैसे प्रपोज करना है किसी को, कहा क्या करने के लिए बोलना है उसको, कौन से प्रोजेक्ट करवाने हैं, वो सब कुछ हम धीरे धीरे देख लेंगे। बट ऐसा है कि आप एटलीस्ट क्लास अटेंड करो, क्लास मिस मत करो। फिर आपके प्रोफाइल के हिसाब से हम, और सैलरी के हिसाब से स्किल्स और भी ज़्यादा सीखेंगे, राइट। सैलरी 20, 25, 30 लाख है, तो फिर 40 लाख कैसे हो सकती है, राइट। सिर्फ डेटा साइंस पढ़ के तो नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्लाउड सीखना पड़ेगा, डिप्लॉयमेंट सीखनी पड़ेगी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, प्रॉम्प्ट बनाना, फाइन ट्यून करना लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को, सर्विंग, हैंडलर स्क्रिप्ट्स लिखना, वो सब 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 आना चाहिए, इंक्लूडिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन, आर्किटेक्चर, वो सब चीज़ है। एटलीस्ट बेसिक बेसिक उतनी आनी चाहिए। फिर उससे भी आगे जाना है तो फिर हमें सोल्यूशनिंग भी आनी चाहिए, जो मैं आज दिखाना चाहता था आपको। बट अभी अजय अजय प्रेजेंट नहीं है, तो हम वही काम अब थर्सडे को करेंगे। सिर्फ थर्सडे वही लेक्चर होगा, रियल टाइम। हम डिज़ाइन कैसे करते हैं, राइट, फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जीसीपी में, वहाँ पे वर्कबेंच नोटबुक कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें, क्यू फ्लो पाइपलाइंस भी आ गई उसमें, वो सब सीखेंगे। एक घंटा सफिशिएंट है उसके लिए। तो आपको भी एक स्टोरी बनाना फिर आ जाएगा उसके अराउंड, उस ऑर्केस्ट्रेशन फ्रेमवर्क के अराउंड। हर थर्सडे हम यही सीखेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पार्ट सीखेंगे, जैसे केड्रो है, गिटहब, और भी सीखना है आपको। क्यू फ्लो पाइपलाइन से, क्लाउड है थोड़ा सा, डॉकर है, फास्ट एपीआई ऐप है। जिन्होंने भी नहीं सीखा है, वो जो मैंने जोमेटो प्रेडिक्शन वाला बताया था, वो कंपलसरी है आपके लिए, फास्ट एपीआई ऐप क्रिएट करना। अब जो हमने प्लेस, मतलब हमने मदद की है प्लेस करवाने के लिए उसको, तो उसने क्या किया था, ज्वाइन तो किया पहले, फिर वो एमसीए करने लगा, और 3 महीने के बाद उसने छोड़ दिया क्लास। 3-4 महीने के बाद फिर उसने मशीन लर्निंग की ही नहीं, और जॉब भी करने लगा वो कहीं पे। एमसीए, जॉब, और वो ये तीनों तीनों हैंडल नहीं हो पा रहे थे उसको। हम्म, और शायद मेरे मेरे हिसाब से शायद क्लास शाम को थी वो, उस समय। बट अगर
उसको अभी मशीन लर्निंग भी आता अच्छे तरीके से, जो कि हमने प्रोजेक्ट्स लगाए, सब कुछ किया उसके लिए, उसको उससे करवाया। बट फिर भी अम, अगर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, वो सब चीज़ें आती और भी, तो थोड़ा सा हो सकता था कि पैकेज और बढ़ के थोड़ा सा मिल जाता उसको। तो एटलीस्ट आप क्लास मिस मत करो। और क्लास लगा के भी छोड़ दिया है, इधर उधर आप घूम रहे हो, मोबाइल से ज्वाइन किया और कोई और भी काम कर रहे हो, तो ये वाले अगर है कुछ चल रहा है पीछे, राइट, तो ये भी काम का नहीं है। चलो, आज फिर हम दो नोटबुक कवर करेंगे। एक तो हिरार्किकल क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग का ही एक अलग टाइप है, और दूसरा डीबी स्कैन। तो डीबी स्कैन भी क्लस्टरिंग के लिए ही मेनली यूज होता है, अलॉन्ग विथ फिर एनोमली डिटेक्शन, बट मेनली ग्रुपिंग के लिए। तो ये सिमिलर सिमिलर टेक्निक्स है। फिर आज मशीन लर्निंग का दी एंड हो जाएगा। उसके बाद हम शुरू करेंगे एनएलपी, एनएलपी के बेसिक्स, और बाद में बेसिक्स होने के बाद 4-5 लेक्चर बेसिक्स होने के बाद, उसके बाद हम प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कंटिन्यू करेंगे। जैसे मैं कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा आपको, राइट, बर्ट वगैरह यूज करके आपको इम्प्लीमेंट करना है। चलो, चलो, हिरार्किकल क्लस्टरिंग, हिरार्की, आपको पता है हिरार्की कैसी होती है, बट उससे पहले भी हम थोड़ा सा ये देख लेंगे। हिरार्की इस टाइप होती है, राइट, ये हमने कल भी देखा है, हिरार्किकल क्लस्टरिंग वर्सेस कौन सी देखी थी, के मीन्स। तो ये हिरार्किकल क्लस्टरिंग में और भी दो टाइप्स है। एक होता है एग्लोमरेटिव, दूसरा होता है डिविजिव। एग्लोमरेटिव, एग्लोमरेटिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग, ये होती है एडिटिव। एडिटिव का मतलब क्या होता है, ये होती है बॉटम अप। अब बॉटम अप अप्रोच मैं बताता हूँ आपको, ये बॉटम अप अप्रोच क्या होता है। तो मान के चलो कि ये 2-3 पॉइंट्स हैं, एक, दो, तीन, चार। तो होता क्या है, बॉटम अप बोल रहा है ये, बॉटम। बॉटम मतलब शुरुआत कैसे होती है, यहाँ पे हर एक डेटा पॉइंट को सेपरेट क्लस्टर माना जाता है। सेपरेट, ये सेपरेट क्लस्टर, ये सेपरेट क्लस्टर, ये सेपरेट क्लस्टर। फिर उसके बाद क्लस्टर को हम इवॉल्व करते हैं, बेटर करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या होता है फिर, ये सबसे नजदीकी डेटा पॉइंट है ये दो, और ये थोड़ा सा दूर है, राइट। तो ये पहले इटरेशन में, दूसरे इटरेशन में क्या होता है, ये पहले इटरेशन में ये होता है, फिर दूसरे इटरेशन में इस टाइप वो बनता जाता है, धीरे धीरे धीरे, फिर ऐसे बनेगा, राइट। और फाइनली फिर ये सब डेटा सेट का एक ही क्लस्टर बनाता है।
सारे डेटा पॉइंट सब इसी क्लस्टर में आ गए। तो हर एक डेटा पॉइंट अलग अलग क्लस्टर से लेके सारे डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर तक की जर्नी, राइट, इसको बोलते हैं हम बॉटम अप अप्रोच। एडिटिव, एडिशन करते जा रहे हैं हम धीरे धीरे करके, ये सारे डेटा पॉइंट्स जो है वो एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, एक ही क्लस्टर में जा रहे हैं, एडिटिव। इसी को बोल देंगे हम अग्लोमरेटिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग। और दूसरी होती है डिविजिव, इसी की उल्टी, एग्जैक्टली उल्टा, डिविजिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग। डिविजिव हिरार्किकल क्लस्टरिंग, इसी को बोलते हैं डियाना, DIANA, डिविजिव एनालिसिस भी बोलते हैं उसको। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग विथ n क्लस्टर्स, n नंबर ऑफ n क्लस्टर्स, वी स्टार्ट विथ अ सिंगल क्लस्टर, एक ही क्लस्टर, एंड असाइन ऑल डेटा पॉइंट्स टू दैट क्लस्टर। मतलब यहाँ पे अगर ये है तो ये पूरे डेटा पॉइंट्स एक ही क्लस्टर में असाइन करते हैं हम। फिर ऐसा देखते हैं कि अरे ये दूर वाला पॉइंट है, ये 3 नजदीकी है, तो हम अब ये ग्रुप तैयार करेंगे, फिर ये करेंगे, और फिर ये करेंगे, हर एक का करेंगे फिर बाद में। At each iteration, we split the farthest point in the cluster until each cluster only contains a single point. ये सेम है, ये और ये सिर्फ इसमें इनमें अप्रोच अलग अलग है। यहाँ पे इंडिविजुअल क्लस्टर तैयार होता है और फाइनली एक ही क्लस्टर तैयार होता है। यहाँ पे एक क्लस्टर तैयार होता है और फिर राइट लास्ट इटरेशन में इंडिविजुअल क्लस्टर फॉर्म करता है, तो उसको डिविजिव बोलते हैं, एग्लोमरेटिव डिविजिव। और यहाँ पे हम डेंडोग्राम यूज करते हैं इसको, ये जो हिरार्किकल, ये जो क्लस्टरिंग बनती है, इसको बोलते हैं हम डेंडोग्राम। ये वर्ड याद रखो आप, डेंडोग्राम। विद द हेल्प ऑफ डेंडोग्राम वी कैन चूज द नंबर ऑफ क्लस्टर्स। कैसे चूज करोगे आप, ये डेंडोग्राम को कट करेंगे हम ऐसे थ्रेशोल्ड लेवल पे। अब कितने क्लस्टर तैयार हुए, जहां जहां उसने कट किया है, 1 2 3 4, 4 क्लस्टर तैयार हुए। फिर 4 में जितने भी ये डेटा पॉइंट्स है, राइट, ABCDE, तो ये ABC डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर में असाइन होते हैं, D डेटा पॉइंट्स इस क्लस्टर में असाइन होते हैं। FGHI, तो ये अलग, ये अलग, ये 4 क्लस्टर्स तैयार हो गए हमारे। जहां पे भी कट करोगे, यहां से कट करते हो तो 2 ग्रुप्स तैयार होते हैं। तो हम इसके लिए फिर प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स एक होता है, वो कैलकुलेट होता है, डिस्टेंस बेस्ड है सब कुछ। तो डिस्टेंस कैलकुलेट होता है, इसमें इसमें कितना है, इसमें कितना है, और डिस्टेंस के हिसाब से हम उस डेटा पॉइंट्स को अरेंज करते हैं किसी ग्रुप में। प्रॉक्सिमिटी, उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाना। तो प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैसे बनता है, जैसे अब देखो, हर एक डेटा पॉइंट के साथ हर एक डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब ये हम कैसे करते हैं, अब हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं उसको। स्टूडेंट आईडी एक है और मार्क्स है उनके। तो स्टूडेंट आईडी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और उनके मार्क्स कितने हैं, 10, 7, 28, 20 और 35।
अब इसका हम प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स बनाएंगे। प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, तो हर हर एक मार्क के साथ कितना डिस्टेंस है। वन, टू, थ्री, फोर, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब 1 के साथ डिस्टेंस कितना है ये फाइंड आउट करना है। तो 10 मार्क के साथ 10 मार्क का डिस्टेंस कितना है, तो ये 0 है। 10 के साथ 10 ही का इसी डेटा पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, वो 0 होगा। अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, 10 के साथ 10 का डिस्टेंस, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस से फाइंड आउट करते हैं। यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं। अब यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या है, अंडर रूट ऑफ x माइनस वाई होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ, अब 1 से 2 का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। 1 से 2 का डिस्टेंस, 1 to 2। तो 1 के मार्क कितने हैं, 10। 2 के मार्क कितने हैं, 7। तो यहाँ पे फॉर्मूला में क्या आएगा, 10 - 7, 10 - 7 होल स्क्वायर। तो अंडर रूट ऑफ 9 इक्वल टू 3। तो यहाँ पे 3 आ गया। अब 1 से लेके 3 का डिस्टेंस, तो क्या होता है 1 से लेके 3 का डिस्टेंस, ये 18, हाँ 18 आएगा ये। राइट। 10 -28 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 18, 18 राइट। 18 18 आएगा। फिर 1 से लेके 4 का डिस्टेंस, इससे इसका डिस्टेंस 10 - 20, 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर रूट 10 अगेन, राइट। 10। वैसे यहाँ पे 25। तो ये पूरा प्रॉक्सिमिटी मैट्रिक्स तैयार होगा आपका। ये डिस्टेंस का मैट्रिक्स है और इसके हिसाब से फिर ये चीजें सॉर्ट आउट होती है। इसको बोलेंगे हम एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग। डिविजिव क्या होती है, देखो यहाँ पे डिविजिव लिखी है। डिविजिव मतलब शुरुआत में एक ही क्लस्टर है और उसके बाद ये हर एक डेटा पॉइंट का अलग अलग क्लस्टर बन रहा है। और एग्लोमरेटिव में उल्टा होता है, हर एक शुरुआत में क्या होता है, हर एक डेटा पॉइंट को अलग अलग क्लस्टर में हम डाल देते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके डिस्टेंस बेस्ड कैलकुलेशन करके हम एक ही क्लस्टर तैयार करते हैं, राइट। ये डिविजिव, उसका उल्टा एग्लोमरेटिव। तो एग्लोमरेटिव क्या है, अब एग्लोमरेटिव इज अ काइंड ऑफ बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन और बॉटम अप। Each data point is assumed to be a separate cluster at first, then the similar clusters are iteratively combined. Let's go over an example to explain the concept clearly. We have a dataset consists of 9 samples. I choose a number associated with these samples to demonstrate the concept of similarity. At each iteration or level, the closest number are combined together. As you can see in the figure, we can start with 9 clusters. The closest one are combined at the first level, and then we have 7 clusters. The number of black lines that intersect with blue line represent the number of clusters. तो clusters कितने तैयार करने हो अपने हिसाब से हमें वो करने पड़ते हैं, कहाँ से वो कट करना है। द फिगर अबव इज कॉल्ड डेंडोग्राम, उसी को हम डेंडोग्राम बोलते हैं, विच इज diagram representing a tree based approach in hierarchical clustering. Dendrograms are used to visualize the relationship among clusters. ये डेंडोग्राम्स क्यों यूज होता है, it is used to visualize the
relationship among clusters. So as we go up, the number of clusters decreases as more samples are combined. After level 6, all samples are combined under one big cluster. तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, सब डेटा पॉइंट्स आपको एक अलग अलग क्लस्टर में है, फिर आप लेवल 1 में थोड़े थोड़े लेवल 1 में आप कुछ डेटा पॉइंट्स ऐड कर रहे हो और कुछ ग्रुप्स बना रहे हो, धीरे धीरे करके देखो ग्रुप्स कम होते जा रहे हैं। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा थे 9 डेटा पॉइंट्स के लिए 9 क्लस्टर्स, फिर 9 डेटा पॉइंट्स के लिए 7 क्लस्टर्स, फिर 9 डेटा पॉइंट्स के लिए 6 क्लस्टर्स, फिर 4 3 2 1, कुछ कुछ सब कंबाइन करते जाते हैं। तो सेम है अभी जो हमने जाम बोर्ड पे पढ़ा वही है। This is a very simple data set to illustrate the purpose, but real life data set are obviously more complex. रियल लाइफ का तो कॉम्प्लेक्स होता है और एक ही कॉलम नहीं होता, यहाँ पे हम एक ही कॉलम लेके समझा है, राइट। एक आईडी है और बाकी तो एक ही कॉलम है ये वाला। तो इस वाले के इस कॉलम के ऊपर बेस्ड हमने ग्रुपिंग की है इन कैंडिडेट्स की, या हायर मीडियम लोअर कैंडिडेट्स कौन से हैं, या फिर जो भी वो क्लस्टर कितने जितने आपने बोले हैं, डेंडोग्राम को देख के आपने वो कट करते हैं डेंडोग्राम और उतने क्लस्टर्स बोलते हैं। तो हो सकता है कि 20 मार्क से ज्यादा वाले का अलग एक क्लस्टर तैयार हो और 20 मार्क से कम वालों का एक अलग क्लस्टर तैयार हो, तो 2 क्लस्टर। ये क्लेवर स्टूडेंट्स, राइट, सॉरी ये वाले नीचे वाले वो ये एवरेज स्टूडेंट्स आप बोल सकते हो, फिर बाद में वो डिसाइड कर सकते हो आप इनका एवरेज लेके, इन दो का एवरेज ले लो 8 मार्क आता है, इनका एवरेज ले लो 22 23 25 मार्क आता है, राइट। तो ये हम फिर बाद में इनसाइट्स ले सकते हैं ऐसे, एक बार ग्रुपिंग कर दिया तो बोलेंगे हम एग्लोमेरेटिव और हिरार्किकल में ये बेसिक डिफरेंस है। बट how do the algorithms identify closest ones? There are 4 methods to implement in scikit-learn. scikit-learn ने जो implement किया है वो 4 methods है। वो कैसे वो फाइंड करता है क्लोजेस्ट। तो एक तो हमने ये देखा क्लोजेस्ट डेटा पॉइंट या क्लोजेस्ट ग्रुप क्लोजेस्ट क्लस्टर। तो हमने डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो देखा है, बट आप देखेंगे कि क्लस्टर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, क्लस्टर कैसे वो बनाता है। वो डिस्टेंस बेस्ड ही है, बट वो यहाँ पे अलग अलग वेज है। इस एक यहाँ पे एक देखो वर्ड्स लिंकेज है, वर्ड्स लिंकेज it will minimize the variance of the cluster being merged. Least increase in total variance around the cluster centroid is aimed. फिर हम एक दो क्लस्टर्स अगर है अलग अलग तो उसको एक कैसे करते हैं, मर्ज कैसे करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएंस चेक करते हैं हम 2 क्लस्टर्स मर्ज करने के लिए। अब शुरुआत में तो देखो ये 2 क्लस्टर्स तैयार हो रहे हैं, राइट। हो सकता है कि ये क्लस्टर है और ये दूसरा क्लस्टर है और इसको अब हम मर्ज करने वाले हैं इस यहाँ पे ये मर्ज हो रहा है, फिर ये 2 3 6 8 एक ही क्लस्टर में जा रहा है। यहाँ पे देखो लेवल 3 में। तब लेवल 3 अचीव इंटरनली कैसे करता है वो इस इटरेशन में वो अचीव करता है वेरिएंस देख के उस क्लस्टर का अलग। यहाँ पे 2 क्लस्टर है तो ये 2 क्लस्टर का वेरिएंस चेक करेगा वो 2 3 का और 6 8 का। अगर लिस्ट इंक्रीज इन टोटल वेरिएंस है, अगर वेरिएंस इंक्रीज नहीं करना है, मतलब नहीं हो रहा है इन दोनों क्लस्टर का कंबाइन करने के बाद भी वेरिएंस इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो ये उस ग्रुप में भेज देता है वो एक ही। तो उसको बोलते हैं हम वर्ड लिंकेज, इट इज बेस्ड ऑन वेरिएंस ऑफ द क्लस्टर्स बीइंग मर्ज्ड। दूसरा होता है एवरेज लिंकेज। तो एवरेज लिंकेज कैसे वो फाइंड आउट करता है, तो एवरेज डिस्टेंस ऑफ ईच डेटा पॉइंट्स इन 2 क्लस्टर्स। अगर ये 2 क्लस्टर का एवरेज डिस्टेंस अगर बाकी क्लस्टर से काफी नजदीकी है, काफी कम है,
तो हम इस दो क्लस्टर को फिर बाद में 2, 3 और 6, 8 को बाद में हम एक क्लस्टर में डाल देंगे। ये भी होता है वे, राइट। और उसको बोलते हैं हम एवरेज लिंकेज। वो डिस्टेंस बेस्ड है, ये एवरेज लिंकेज। ये वेरिएंस बेस्ड है, वाट्स लिंकेज। एक पैरामीटर आता है लिंकेजेस, आप वो पैरामीटर ट्यून कर सकते हो। यहाँ पे हम देख लेते हैं। नंबर ऑफ क्लस्टर्स डिफॉल्ट 2 तैयार करता है। मेट्रिक यूक्लिडियन डिस्टेंस डिफॉल्ट ले लेता है, बाकी दे सकते हो आप। मेरी कनेक्टिविटी कंप्यूट फुल लिंकेज, देखो यहाँ पे ये लिंकेज कैसे लिंक करने हैं आपको, अलग अलग डेटा पॉइंट्स। तो वार्ड एक है मेथड, कंप्लीट है, एवरेज है और सिंगल है। तो डिफॉल्ट वार्ड मेथड है जो हमने अभी देखी, वार्ड लिंकेज। वो वेरिएंस चेक करता है दोनों ग्रुप का। अगर वेरिएंस टोटल इंक्रीज इन लिस्ट इंक्रीज इन टोटल वेरिएंस है, अगर वेरिएंस नहीं बढ़ रहा है तो उस दोनों ग्रुप को मर्ज कर देता है फिर बाद में। ये एक बार मर्ज हो गया, इस लेवल पे आ गया, इसका एक ही अब ग्रुप तैयार है। लेवल 3 देखो अब, लेवल 3 में क्या हुआ, 2, 3, 6, 8 ये कंबाइन हो गए। ये कंबाइन हो गए, ये यहाँ पे आ गया 12, 16, और फिर बाद में ये एक ग्रुप तैयार हुआ और ये एक ग्रुप तैयार हुआ, मतलब 4 ग्रुप तैयार हुए, 1, 2, 3, 4। अब नेक्स्ट लेवल में क्या हो रहा है, लेवल 4 में 3 ही ग्रुप आ रहे हैं, 1, 2, 3। अब 3 ग्रुप में यहाँ पे वो देखता है कि बाकी जो ग्रुप है, अब लेवल 3 के बाकी ग्रुप 12, 16 वाला, ये वाला 34, 35 और ये 65 वाला। अब इस तीनों ग्रुप में सबसे कम वेरिएंस किसका होता है कंबाइन होने के बाद भी, तो उसको समझ में आता है कि 12, 16 का वेरिएंस सबसे कम है। इसमें अगर मैं ऐड भी कर दूं तो वेरिएंस नहीं बढ़ रहा। तो वेरिएंस नहीं बढ़ रहा मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज नंबर्स नहीं बढ़ रहे, राइट। वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द मीन। तो ये नजदीकी नजदीकी नंबर्स है, राइट, सारे नंबर्स यहाँ पे देखो, यहाँ यहाँ थोड़े से बड़े नंबर्स आ गए कंपैरेटिवली। तो इसलिए वेरिएंस नहीं बढ़ता मतलब क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम मीन नहीं बढ़ रहा है। तो उसके कारण यहाँ पे अब इस तीनों का एक ही ग्रुप बन गया। अब ये यहाँ पे जाने के जगह ये इस ग्रुप में आ गया, क्योंकि वेरिएंस दोनों जगह का वो देखता है, कैलकुलेट करता है। इस वाले ग्रुप का, इस वाले ग्रुप का भी देखता है, इस वाले ग्रुप का भी देखता है। वो फिर उसको समझ में आता है कि नहीं, इस वाले में अगर जाता हूं मैं तो वेरिएंस कम बढ़ रहा है, तो मैं इस वाले में जाऊंगा। ये दो डेटा पॉइंट्स फिर इस वाले में जाते हैं, ये इस वाले क्लस्टर में। और फिर उसका बाद में एक ही ये हिरा इटरेटिवली है। इटरेटिवली मतलब स्टेप 1 में ये हो रहा है, स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, ऐसे ऐसे करके वो इंटरनली सब बना देता है। फिर बाद में आपकी ड्यूटी है कि आप कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स उसको देना चाहते हो, राइट। 2, 3, 4, 5, 10, फिर के मीन्स फिर से लगाओ और ये चेक करो आप कि डेंडोग्राम से आपको ये आसान हो जाएगा, राइट, कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको तैयार करने हैं। ये होती है वाट्स लिंकेज। दूसरा होता है एवरेज लिंकेज। एवरेज पता है, ये सिंपल है, एवरेज डिस्टेंस सिर्फ फाइंड आउट करता है इस क्लस्टर का, और नजदीकी क्लस्टर है तो उसको ऐड करते जाता है फिर इटरेटिवली इटरेटिवली, स्टेप 1, स्टेप 2 ऐसे करके, राइट। इतनी बार रन होता है एल्गोरिथम इंटरनली। फिर आता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज क्या होता है, मैक्सिमम डिस्टेंस अमंग ऑल डेटा पॉइंट्स इन 2 क्लस्टर्स चेक करता है। ये एवरेज नहीं चेक करता, ये मैक्सिमम चेक करता है। मैक्सिमम लिंक डिस्टेंस अमंग ऑल डेटा पॉइंट्स इन 2 क्लस्टर्स। तो ये नॉइज अगर है आपके डेटा में, आउटलायर्स है, तो उसके लिए हम तो ये कंसिडर करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 क्लस्टर इज डिफाइंड एज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ईच क्लस्टर।
यहाँ पे शायद डायग्राम दी है, राइट। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम डिस्टेंस कैसा कैलकुलेट होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सबसे फारदेस्ट डेटा पॉइंट्स को देखता है और उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करके फिर वो डिसीजन लेता है कि ये फारदेस्ट डिस्टेंस सबसे कम अगर है तो उसको एक ही क्लस्टर में डाल देता है वो। और लास्ट में है सिंगल लिंकेज। सिंगल लिंकेज मतलब मिनिमम वाला पकड़ता है वो। अगर मिनिमम लिंकेज इस वाले क्लस्टर में और इस वाले क्लस्टर में, ये मिनिमम जो लिंकेज है उसकी वैल्यू अगर बहुत कम है, और एक यहाँ पे क्लस्टर है, ये यहाँ पे एक कोल क्लस्टर में निकालता हूँ, और यहाँ की सबसे जो नियरेस्ट डेटा पॉइंट्स है इस क्लस्टर का और इस क्लस्टर का, उसमें अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करता हूँ ये मिनिमम लिंकेज वाला, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में कैलकुलेट करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, फिर बाद में ये हम इन्फर करते हैं कि नहीं ये वाला डिस्टेंस कम है, तो इनको फिर ये ग्रुप बनाता हूँ मैं, ये पूरा एक ग्रुप तैयार हो जाएगा फिर ये दो क्लस्टर का, राइट। तो ये सिंगल क्लस्टर अगर नॉइज है आपके डेटा में तो ये काम नहीं करेगा अच्छे से, अगर नॉइज है तो ये काम करेगा अच्छे से, कंप्लीट वाला। कंप्लीट लिंकेज में एक ड्रॉबैक ये है कि मैक्सिमम अप्रोच दिस मैक्सिमम लिंकेज अप्रोच टेंड्स टू ब्रेक लार्ज क्लस्टर्स। अगर बहुत बड़े क्लस्टर्स है तो कभी कभी वो ब्रेक हो जाते हैं, क्योंकि हम फारदेस्ट डेटा पॉइंट कंसिडर करते हैं यहाँ पे। और क्या है इसमें, बस इतना ही, एक पैरामीटर काम का हमारे। तो ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स पता है आपको, कितने क्लस्टर्स तैयार करने हैं, मेट्रिक, लिंकेज इंपॉर्टेंट पैरामीटर, डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, the linkage threshold, distance threshold or above which cluster will not be merged। तो एक डिस्टेंस हम दे देते हैं पहले ही, तो उसके उस डिस्टेंस से ज्यादा अगर डिस्टेंस है तो ये वो दो क्लस्टर्स हम मर्ज नहीं करते, कम डिस्टेंस वाले क्लस्टर ही हम मर्ज करते रहते हैं। काफी दूर दो क्लस्टर्स बने हैं, यहाँ पे एक बना है, यहाँ पे एक बना है, फिर एक थ्रेशोल्ड देते हैं कि इतने इतने दूर अगर क्लस्टर्स है तो मर्ज मत करो, इनको अलग ही रख दो, क्योंकि ये सेपरेट ग्रुप है, ये ग्रुप हमें मर्ज नहीं करने कभी भी। तो ये अलग अलग पैरामीटर सब पास कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो एडवांटेज क्या बोलता है ये आर्टिकल, एडवांटेज ऑफ हियरार्किकल क्लस्टरिंग इज दैट वी डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर्स बिफोर हैंड। तो यहाँ पे एक ये है कि हम डेंडोग्राम देख के वो डिसाइड कर सकते हो, तो पहले डिसाइड करने की जरूरत नहीं है बोलता है। However, it is not wise to combine all data points in one cluster. We should stop combining clusters at some point। तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स और डिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो हमने देखा, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम दे सकते हैं वैसे, ऑप्शनल पैरामीटर हम, ऑप्शनल नहीं वैसे तो दो ही बनाता है वो, बट ये अगर स्टॉप करना है आपको तो ये, या फिर डिस्टेंस थ्रेशोल्ड जो मैंने अभी आपको समझाया, ये दो मैट्रिक्स हम सॉरी दो पैरामीटर्स ट्यून कर सकते हैं। और डिविजिव इसकी कंप्लीटली अपोजिट है, डिविजिव क्लस्टरिंग इज नॉट कॉमनली यूज्ड इन रियल लाइफ, तो हमने वो मेंशन भी नहीं किया उसके बारे में ज्यादा। प्रोज कॉन्स क्या है, डू नॉट हैव टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ क्लस्टर्स बिफोर एंड, वो डेंडोग्राम चेक करके हम उसको कट करेंगे बाद में कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स चाहिए। इट इज इजी टू इम्प्लीमेंट एंड इंटरप्रेट विद द हेल्प ऑफ डेंडोग्राम्स, ऑलवेज जनरेट द सेम क्लस्टर्स। तो के मीन्स में वो सेम क्लस्टर जनरेट नहीं करता हर बार, थोड़े थोड़े अलग करता है। क्यों करता है, क्योंकि
जो सेंट्रॉइड का इनिशियलाइजेशन है वो हर बार सेम इनिशियलाइजेशन होगा ऐसा गारंटी नहीं है, उसकी कोई गारंटी नहीं है, राइट, कि हमें वो सेम सेंट्रॉइड सेम जगह पे इनिशिएट हो, वो कहीं पे भी इनिशिएट हो सकते हैं, रैंडमली इनिशिएट होते हो। हम्म? और कॉन्स क्या है? इट इज अ स्लोअर एल्गोरिदम कंपेयर टू के मीन्स, क्योंकि वो अगर काफी लार्ज डेटा है तो क्या करेगा हमारा एल्गोरिदम? स्प्लिट करने में भी टाइम लगे ना उसमें। स्प्लिट करना उसके लिए काफी मुश्किल होता है, हर इटरेशन में वो स्प्लिट कर रहा है, क्लस्टर तैयार कर, और वो भी इंडिविजुअल क्लस्टर से लेके पूरा एक एंटायर क्लस्टर इटरेटिवली तैयार कर रहा है वो, तो थोड़ा सा स्लोअर होता है। अब आप डमी डेटा के ऊपर, छोटे छोटे डेटा के ऊपर काम करते हो, इसलिए वो ज्यादा समय नहीं लेता, वैसे भी हार्डली 10-20 सेकंड लेता है। बट आप जब रियल टाइम में काम करोगे ना, तब वो परेशानी आएगी आपको, कि डेटा तो होता है काफी सारा, फिर 1-1 करोड़ रिकॉर्ड्स होते हैं, फिर उसके लिए एल्गोरिदम बनाना, ट्यून करना, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखो कॉमन यूज केसेस क्या है? जेनेटिक और अदर बायोलॉजिकल डेटा कैन बी यूज टू क्रिएट अ डेंडोग्राम टू प्रेजेंट द म्यूटेशन और इवोल्यूशन लेवल्स। Phylogenetic trees are used to show evolutionary relationship based on similarities and differences. Phylogenetic tree क्या होती है? It is a branching diagram or tree showing the evolutionary relationship among various biological species or entities based upon similarities and differences in their physical or genetic characteristics. तो सिमिलर सिमिलर अगर कैरेक्टरिस्टिक्स है दो दो तीन एनिमल्स में, तो धीरे धीरे करके हम कैसे इवॉल्व हो रहे हैं। पहले मंकी, ह्यूमन, चिंपांजी एक ही ग्रुप में थे, फिर बाद में वो अलग हो गए, बाद में अलग हो गए, राइट? या फिर पहले अलग अलग थे, बाद में एक ही होते गए। एग्लोमेरेटिव और डिविजिव में इतना ही डिफरेंस है सिर्फ। अब यहाँ पे देखो, ये वर्ड्स है, वर्ड्स सिमिलर सिमिलर वर्ड्स उसने क्या किया है, एक ही ग्रुप में डाला है। देखो अब ये दो सिमिलर ग्रुप्स है, वर्ड्स है। लॉयड इज सीईओ क्वेश्चन और लॉयड इज चीफ यूएस ग्रिलिंग। तो इन ये दो स्टेटमेंट्स एक ही उसने देखो एक ही ग्रुप में डाल दिए हैं। यहाँ पे यहाँ पे देखोगे तो एक ही ग्रुप में हो दोनों, अगर यहाँ से मैं कट करता हूँ तो। और अगर यहाँ से कट करता हूँ तो ये तीन आते हैं फिर, 1, 2, 3 सेंटेंसेस। ये लॉ सूट अगेंस्ट टोबैको कंपनीज, सूट अगेंस्ट टोबैको फर्म्स, इंडियाना टोबैको लॉ सूट्स। देखो यहाँ पे सिमिलर सिमिलर, तीनों नाम सिमिलर है, राइट? तो ये आपके ऊपर है कि आप ग्रुप कैसे फिर फॉर्म कर रहे हो, यहाँ से कट कर रहे हो, यहाँ से किया तो और भी कम कम सिमिलैरिटीज होती जाएंगी सिर्फ। यहाँ पे देखो, हमें लग रहा है कि ये दो सिमिलर है, राइट? वार हीरो कोलिन पावेल, वार हीरो कोलिन पावेल, ये दो वर्ड्स एग्जैक्टली सिमिलर है, तो उसने एक ही ग्रुप में डाल दिया उसको। अगर इस थ्रेशोल्ड पे भी आप कट करते हो, तब भी वो एक ही ग्रुप में रहेंगे। हम्म? यहाँ पे सोशल नेटवर्क एनालिसिस करने के लिए भी उसका यूज होता है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है? सोशल नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, चेक करो, लिख के लो, और मुझे एक ब्लॉग सेंड करो उसके अराउंड, जो भी आपको बेस्ट बढ़िया ब्लॉग लगता है, उसकी लिंक मुझे आप भेजोगे। इट इज ऑल्सो यूज फॉर आउटलायर डिटेक्शन, पर हम
प्रोडक्शन में नहीं यूज करते आउटलायर डिटेक्शन के लिए हायरार्किकल क्लस्टरिंग, बट इसका यूज किया जा सकता है। सेम सेम ग्रुप में आने वाले लोग, देखो यहाँ पे एक ग्रुप के हैं और काफी डिस्टेंस ज्यादा है तो उसको आउटलायर डिक्लेयर कर सकते हो आप। तो इस टाइप उसको मॉडिफाई कर सकते हो इस एल्गोरिथम को, बट हम नहीं करते। चलो अब इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि कैसे करते हैं हम साइकिट लर्न यूज करके। अब मशीन लर्निंग का मतलब ही होता है कि सिर्फ हम साइकिट लर्न लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं। डीप लर्निंग में अलग अलग लाइब्रेरीज यूज करते हैं, टेंसर फ्लो, केरास, जो मैं प्राइमरीली सिखाऊंगा, और उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेंगे पाइटॉर्च, और बाकी भी काफी सारे होती हैं लाइब्रेरीज। एक्सजीबूस्ट तो हमारा साइकिट लर्न में नहीं है ना, फिर भी वो मशीन लर्निंग में आता है उनसे। लर्निंग पार्ट का, हाँ, मशीन लर्निंग का ही है, क्योंकि उन्होंने ट्री बेस्ड एल्गोरिदम बनाया है, डिसीजन ट्री बेस्ड। तो उसको भी मशीन लर्निंग में ही हम, वो मतलब ऐसा है कि वो न्यूरल नेटवर्क नहीं नहीं बनाता, राइट। वो मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है। डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स न्यूरल नेटवर्क बेस्ड होते हैं। अब न्यूरल नेटवर्क क्या होता है क्या नहीं, वो बाद में देख लेंगे हम, ताकि आप क्लियरली फिर डिफ्रेंशिएट कर सको मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में क्या डिफरेंस है। सारे डीप लर्निंग के मॉडल्स न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है। तो उसके लिए आर्किटेक्चर तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ कॉल करना पड़ता है ये वाला एल्गोरिदम, वहां पे सिर्फ कॉल नहीं करना पड़ता। कॉल तो करना ही पड़ता है, वन लाइन सॉल्यूशन नहीं है, वन लाइन आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते वहां पे। तो आप डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स तैयार करते हो। अगर यहाँ पे है लेयर्स, तो मैं आपको लेयर्स दिखाता हूँ न्यूरल नेटवर्क के। तो एक मॉडल होता है, वो बड़ा सा मॉडल, हम देखो यहाँ पे, हाँ ये वाला देखो मॉडल है। पहला लेयर कैसे तैयार किया है, कॉन्वोल्यूशन लेयर, फिर फीचर अटेंशन लेयर, फिर टेम्पोरल लेयर, ऐसे लेयर बनाते जाते हैं हम। ये पूरा एक मॉडल है, ऐसा नहीं है कि ये अलग अलग मॉडल है। ये पूरा जो है यहाँ पे जो बना है, ये तो कॉम्प्लेक्स से मान चलो, बट हमें ऐसा ही लंबा मॉडल बनाना पड़ता है। इतना सिंपल नहीं होता है उसका आर्किटेक्चर साइकिट लर्न जितना। साइकिट लर्न में क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक इसी को इंपोर्ट करना है, राइट। ये वाली चीज, एक एल्गोरिदम इंपोर्ट करो एसक्यूएल से, एल्गोरिदम को एक उसका क्लास इंपोर्ट करो और उसको फिट करो, उसको प्रेडिक्ट करो, दैट्स इट। तो इसलिए ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है बिफोर प्रोसीडिंग टू न्यूरल नेटवर्क्स। अब देखो यहाँ पे आइरिस डेटा सेट हमने लिया, और सिर्फ हम एक्स के ऊपर कर रहे हैं। अब वाई का कुछ लेना देना नहीं है हमारा, क्योंकि ये अनसुपरवाइज्ड मेथड है, राइट, क्लस्टरिंग की। तो वाई तो ऐसे भी नहीं लेना है हमें। तो अब देखो, एक्स इक्वल टू आइरिस डॉट डेटा, वाई को हम नहीं ले रहे हैं, वाई है पता है, बट हमें लेने की जरूरत नहीं है, क्लस्टरिंग कर रहे हैं हम डेटा पॉइंट्स की। तो हमें पता है कि 150 डेटा पॉइंट्स है इसमें, 50-50 डेटा पॉइंट्स फॉर ईच क्लास, राइट, फ्लावर टाइप। टेबल फ्लावर। तो यहाँ पे देखो एक्स डॉट शेप 50 और 4 कॉलम से, एक्स टोटल एक्स कितने हैं, 4 है। देन वी इंपोर्ट एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग क्लास टू बिल्ड अ मॉडल, ठीक है। एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग देखो यहाँ पे स्केलन डॉट क्लस्टर में एग्लोमरेटिव एक प्रकार है, टाइप है। फिर मॉडल इक्वल्स टू एग्लोमरेटिव क्लस्टरिंग, और यहाँ पे हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं। डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इक्वल्स टू 0, तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड और ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स नन दिए हैं हमने, कि मत मत दो, हमें डेंडोग्राम चाहिए। उसके बाद हम डिसाइड करते हैं और फिर से ये रन करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉडल डॉट फिट एक्स, एक्स के ऊपर फिट करो। और उसके बाद मॉडल डॉट एन क्लस्टर्स इक्वल्स टू 50, मॉडल डॉट डिस्टेंसेस, तो मिनिमम डिस्टेंस इतना है, मैक्सिमम डिस्टेंस इतना है अलग अलग क्लस्टर्स का। एन क्लस्टर्स, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बने, 50 एग्लोमरेटिव में।
हर एक लगभग क्या हुआ है, हर एक डेटा पॉइंट का एक एक क्लस्टर बना है। फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू मॉडल डॉट डिस्टेंस में मिन मैक्स दोनों डिस्टेंस फाइंड आउट किया हमने, मिनिमम डिस्टेंस कितना है, मैक्सिमम कितना है। और फिर यहाँ पे एक डेंडोग्राम इंपोर्ट करना है हमें। साइपाई में क्लस्टर डॉट हिरार्की डेंडोग्राम है, और साइपाई डॉट क्लस्टर इंपोर्ट हिरार्की। यहाँ पे देखो जेड इक्वल टू हिरार्की डॉट लिंकेज, वर्ड लिंकेज हम यूज कर रहे हैं, और सिर्फ उसको प्लॉट कर रहे हैं बाद में। जेड हिरार्की डॉट डेंडोग्राम ऑफ जेड, इसका डेंडोग्राम निकालो। तो इस टाइप आता है डेंडोग्राम। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप उसको कहाँ से कट कर रहे हो। यहाँ से किया तो 3 ग्रुप तैयार होंगे, यहाँ से किया तो 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 ग्रुप तैयार होंगे। ये सारे डेटा पॉइंट्स फिर एक ही ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ये पूरे, ये छोटे वाले, ये वाला एक क्लस्टर तैयार होगा छोटा सा, ये ये क्लस्टर होगा बड़ा, और फिर ये मीडियम साइज का। द लेबल्स ऑफ लीव्स। तो फिर क्या करो, आप फिर से रन करो इसको विथ क्लस्टर्स। क्या किए थे पहले, नन किया था ना, अब यहाँ पे क्लस्टर्स दे दो। ये देखने के बाद फिर वो फाइनलाइज करोगे आप एल्गोरिदम। हाँ, यहाँ पे मुझे 3 क्लस्टर चाहिए, 1 2 3 4, सॉरी 4 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 4 देता हूँ नंबर ऑफ क्लस्टर, तो ये तैयार करता है वो। डिस्टेंसेस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। डिस्टेंसेस क्या है, असेंडिंग ऑर्डर। इफ वी कैन सेट द डिस्टेंस थ्रेशोल्ड एज 0.8, तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड अगर सेट किया, एक तो नंबर ऑफ क्लस्टर सेट करो या फिर डिस्टेंस थ्रेशोल्ड, कोई भी हमने अभी देखा है वो, दोनों में से कोई भी एक चूज करो आप, राइट। नंबर ऑफ क्लस्टर्स विल बी 9। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर 0.8 किया है आपने डिस्टेंस थ्रेशोल्ड यूज, तो 0.8 कैसे किया, यहाँ से देख के किया है आपने 0.8, राइट। डिस्टेंस थ्रेशोल्ड इक्वल टू 0.8। तो ये क्या करता है, 9 क्लस्टर्स तैयार करता है फिर, अगर 0.8 है किया तो आपने। तो ये अलग अलग आप दे सकते हो। एक तो थ्रेशोल्ड दे दो, जितने भी फिर करता है वो, नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाद में देखो कि कितने कर रहा है, एन क्लस्टर्स 0.8 देने के बाद। नहीं तो फिर मुझे 2 मिनट दे दो। चलो, तो यहाँ पे आपने एक बात सीखी होगी, ये 2 बार फिट करना पड़ता है एल्गोरिदम। पहले बार आप सिर्फ ये देखोगे कि ये डेंडोग्राम कैसे बन रहा है, डेटा पॉइंट्स के में क्लस्टर्स तैयार करने के बाद, राइट, हमारे होने के बाद। और फिर बाद में फिर से एक बार रन करना पड़ता है। एक बार आपको आइडिया लग गई कि एक तो डिस्टेंस बेस्ड करना है, या फिर ये नंबर ऑफ क्लस्टर्स आपको देखना है कि नहीं, मैं या फिर 2 ही बनाना चाहता हूँ, 1 2, या फिर मैं 1 2 3 बनाना चाहता हूँ, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स दे दो, या फिर डिस्टेंस देख लो। और डिस्टेंस देखने के बाद फिर से नंबर ऑफ क्लस्टर्स फाइंड आउट करो। हम्म? ये अप्रोच आप ले सकते हो। फिर उसके बाद आपको ये डेटा, एक्चुअली यहाँ पे वो दिया नहीं है, बट ये आपका काम है, ठीक है, आपके लिए यही सेम एक्सरसाइज है। मुझे क्या करो, मुझे ये बताओ कि आप जितने भी क्लस्टर्स तैयार कर रहे हो, उसका एवरेज पिटल लेंथ, पिटल विड्थ, सिपल लेंथ, सिपल विड्थ कितनी है।
और आपने उतने ही क्लस्टर्स क्यों तैयार किए? 3 क्लस्टर, 4 क्लस्टर, 5 क्लस्टर्स, आइडियली 3 होने चाहिए हर एक फ्लावर के लिए, राइट? बट आप मुझे ये बताओगे कि इसको डेंडोग्राम में देखने के बाद आप क्या डिसाइड कर पा रहे हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ, हमारे पास वाई अवेलेबल है, इसलिए आप बता सकते हो कि एटलीस्ट 3 क्लस्टर्स तैयार होने चाहिए वर्सिकलर, सिटोसा और वर्जिनिका के लिए, और आपको लेना है पूरा डेटा। ये सिर्फ यहाँ पे 50 डेटा पॉइंट्स लिए हैं, 50 नहीं लेने आपको, चारों कॉलम लेने हैं और 150 डेटा पॉइंट्स लेने हैं, बाकी कोड सेम है। और ज़्यादा से ज़्यादा एनालाइज करना है कि इतने डेटा पॉइंट्स लेने के बाद ये सेम आप करोगे, राइट? थ्रेशोल्ड वगैरह यहाँ तक सेम रहेगा आपका कोड। यहाँ के बाद आपका डिसीजन चेंज होगा कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स मुझे बनाने चाहिए। तो ये वाला कोड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस थ्रेशोल्ड कितने रख रहे हो आप, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने दे रहे हो, और ये क्यों दे रहे हो, और वो देने के बाद उनका एवरेज कितना आ रहा है, हर एक ग्रुप का एवरेज कितना है। तो ये फिट एक्स करने के बाद आप क्या करो, प्रेडिक्ट भी करो इसके ऊपर। तो वो क्या करेगा, 4 एक्स 4 कॉलम्स है, राइट? सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पिटल लेंथ, पिटल विड्थ, और ये आ जाएगा क्लस्टर बोल के, और एक हर एक डेटा पॉइंट अलग अलग क्लस्टर में असाइन होगा। 1 में असाइन हुआ है, 2 में, 3 में, राइट? 1 में, 2 में, 3 में, ऐसा करके वो डेटा मिलेगा आपको। तो जहां जहां 1 है, क्लस्टर 1 है, वो सारा डेटा उठा के उनका एवरेज फाइंड आउट करो, एवरेज वैल्यू ऑफ सिपल लेंथ, सिपल विड्थ, पिटल लेंथ, पिटल विड्थ। समझ में आ गए एक्सरसाइज आपको? तो हम ये देखेंगे कि क्लस्टर वाइज उनके एवरेज, राइट, एवरेज कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, कैसे चेंज हो रहा है। क्लियर है सबको? वेद? ये सर ये पूछना था हम्म, एक्सरसाइज के बारे में। एवरेज मतलब क्लस्टर डिसाइड करने के बाद सबका एवरेज निकालना है ना? हाँ, 1 मिनट में बता। अब फाइनल रिजल्ट कैसे आपको मिलेगा, तो वो मिलेगा कुछ इस टाइप। यहाँ पे देखो, सिपल लेंथ है, यहाँ पे पिटल लेंथ है, यहाँ पे सिपल विड्थ है, यहाँ पे पिटल विड्थ है, और यहाँ पे क्लस्टर है। क्योंकि सिर्फ एक्स वेरिएबल के ऊपर ले रहे हो, वाई का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है अभी अभी के लिए। तो वाई बाद में ले लेना आप। अब यहाँ पे वाई कॉनकाटिनेट भी कर सकते हो, तो कॉनकाटिनेट करने के बाद क्लस्टर भी आ जाएगा और वाई भी आ जाएगा, ये पूरा डेटा फ्रेम फाइनल बनेगा आपका। कॉनकाटिनेट कर लो उसको, और इस वाला। और अभी क्या होगा, कुछ रिकॉर्ड होगा, वन ये रिकॉर्ड्स बिलोंग टू फर्स्ट क्लस्टर, ये रिकॉर्ड्स बिलोंग टू, वो बोलेगा सेकंड क्लस्टर, या फिर फर्स्ट क्लस्टर, ये रिकॉर्ड बिलोंग टू सेकंड क्लस्टर, ये रिकॉर्ड बिलोंग टू सेकंड क्लस्टर, ये रिकॉर्ड बिलोंग टू थर्ड क्लस्टर। तो आपने क्या लिखना है, डीएफ ऑफ क्लस्टर, राइट, डीएफ ऑफ क्लस्टर इक्वल टू 1, जहाँ पे भी है वो मुझे एज अ क्लस्टर 1 डीएफ दे दो। तो ये 2 डेटा पॉइंट्स आपके आ जाएंगे, राइट, इस क्लस्टर डीएफ में, क्लस्टर 1 डीएफ में। अब ये क्लस्टर 1 डीएफ ऑफ सिपल लेंथ डॉट मीन निकालो, तो इस ग्रुप का मीन निकलेगा। उसका फिर इसका निकालो, फिर इसका, फिर इसका, चारों कॉलम का मीन निकालो, और ऐसे ही हर एक क्लस्टर के लिए करो। ये क्लस्टर 1 के लिए किया है, ये क्लस्टर 2 के लिए, 3 के लिए, और इनकी वैल्यू आप कंपेयर करो कि इसकी मीन की वैल्यू इससे ज्यादा है या कम है, इस क्लस्टर से ज्यादा है या कम है। वो सब एनालिसिस मुझे चाहिए, डिटेल क्लियर है एनालिसिस। सर अब? क्लियर है, राइट? सही सर। जितना भी कर सकते हो आप, ये तो मैंने बताया है आपको। फिर आप ये भी चेक करोगे कि ये जो वाई वेरिएबल है और ये जो क्लस्टर है वो मैचिंग है क्या, ये 1 फॉर वर्जिनिका है क्या, ये 2 फॉर सिटोसा है क्या, ये 3 फॉर और क्या बचा, वर्जिनिका, सिटोसा और वर्सिकलर, ये है क्या, ये हो रहा है क्या, कुछ आप डिसाइड कर पा रहे हो क्या कि
ये क्लस्टर यानी ये फ्लावर है, ये क्लस्टर यानी ये फ्लावर है, ये क्लस्टर यानी ये फ्लावर है, ऐसा कुछ इंसाइट्स मिल रहे हैं क्या? वो सब कुछ जितना हो सकता है उतना करना है आपको इसके ऊपर काम, ठीक है। अब जहां जहां मैंने क्लस्टर 1 असाइन किया है वहां पे मैक्सिमम कौन सा कौन सा टारगेट वेरिएबल है? 10 में से 9 वर्जनिका है क्लस्टर 1 में, वो चेक करो कितने हैं। उसके लिए आपको एक्स के ऊपर, सिर्फ एक्स के ऊपर आपको ये एल्गोरिदम फिट करना पड़ेगा। उसका रिजल्ट आने के बाद डॉट प्रेडिक्ट मेथड के बाद प्रेडिक्शन आ जाएंगे। वो प्रेडिक्शन ओरिजिनली एक्स के ऊपर कॉन्काटिनेट करने हैं, ओरिजिनल एक्स के ऊपर आपको फिर से वाई भी कॉन्काटिनेट करना है, फिर ये डेटा फ्रेम मिलेगा। और सॉरी, और ये फाइनली डेटा फ्रेम मिलने के बाद आप ये एनालिसिस करोगे। चलो, क्लियर है अभी सब लोगों को? चल। सुशांत, प्रकाश, यस सर। विवेक, मोनिका, यस सर। ठीक है, गुड। चलो, अब लेंगे हम 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फाइनल जो एल्गोरिदम है हमारा मशीन लर्निंग का डीबी स्कैन, वो हम आधे घंटे में निपटाएंगे। तो 11:15 बजे तक अपना क्लास चलेगा आज। तो 5 मिनट का मैं टाइमर सेट करता हूँ, 5 मिनट टाइमर।
Sir, I'm back. हाँ, बस 2 मिनट दे दो मुझे। देखो यहाँ पे दोनों मेथड एक ही
फंक्शन में कंबाइन किए हैं। फिट प्रेडिक्ट एक्स कोमा वाई, वाई नन है बट सिर्फ एक्स। को यहाँ पे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके दिया है, कैसे अलग अलग लिंकेज यूज करके कैसे कैसे क्लस्टर्स मिलेंगे आपको किस टाइप डेटा में। चलो सारे वापस आ गए ना? यस सर। बाकी लोग प्रकाश, सुशांत, मोनिका, वेद। यस सर। चलो देखो यहाँ पे डेटा हमारा अलग अलग है, राइट, अलग अलग टाइप का है। ये नॉन लीनियर डेटा है, लीनियरली सेपरेबल डेटा नहीं है। तो इस टाइप अगर डेटा है तो आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा किस टाइप का लिंकेज यूज करना चाहिए हमें। देखो यहाँ पे एवरेज डिस्टेंस यूज किया तो थोड़ा सा क्लस्टर अच्छे से फॉर्म नहीं होता। वर्ड में ऐसा होता है, तो हर बार वर्ड डिफॉल्ट मेथड यूज करना भी राइट सुटेबल नहीं है। आप ऐसा करोगे कुछ भी ना पैरामीटर पास करके आप अगर रन करोगे एल्गोरिदम, तो देखो कैसे ग्रुप्स बन रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि डिफॉल्ट मेथड है वर्ड लिंकेज। तो सिंगल लिंकेज नॉन लीनियर डेटा के लिए अच्छा परफॉर्म कर रही है। लीनियर डेटा के लिए आप देखोगे तो फिर ये मेथड तो काम नहीं करेगी शायद। ये मेथड अच्छी है वर्ड लिंकेज लीनियरली सेपरेबल डेटा के लिए। तो इस टाइप से आप थोड़ा सा इंटरप्रेट कर पाओगे जितना ज़्यादा। और ये हम जनरली कैसे करते हैं, डिमांड बेस्ड स्टडी अप्रोच रखते हैं हम। मतलब अगर एक डिमांड आई कि क्लस्टरिंग करनी है किसी डेटा सेट के ऊपर, तब हम जाके काफ़ी डिटेल में रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करते हैं, क्योंकि हमें उतना वक्त भी मिलता है। एटलीस्ट 1 महीने का वक्त मिलता है, एटलीस्ट कम से कम। तो आपको काफ़ी काफ़ी वक्त मिलता है, राइट, ये सब कुछ इम्प्लीमेंट और ये इसको स्टडी करने के लिए भी। बस यही फंक्शन उठाना है और हमारे डेटा सेट के ऊपर रन करना है उसको। तो ये पूरा कंपैरेटिवली आपको एक ऐसा ग्राफ बना के दे देगा। सॉरी, अब देखेंगे हम डीबी स्कैन। डीबी स्कैन क्या है? ये है डेंसिटी बेस्ड स्पेटल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशन विथ नॉइज। विथ नॉइज डीबी स्कैन का लॉन्ग फॉर्म है, ये डेंसिटी बेस्ड है मेथड। तो यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, सेम चीज, क्लस्टरिंग ही कर रहे हैं, बस उसका इसका अप्रोच अलग है। अब इसका अप्रोच देखो, तीन तीन टाइप के क्लस्टरिंग मेथड्स हम परफॉर्म करते हैं। एक तो पार्टीशन बेस्ड, पार्टीशन करते हैं डेटा का, तो उसको बोलते हैं के मींस के मीडियन। ये दो एल्गोरिदम इसी में आते हैं। दूसरा हिरार्किकल क्लस्टरिंग, जो अभी हमने देखा, अग्लोमरेटिव और डिविजिव। और ये तीसरा है टाइप डेंसिटी बेस्ड, इसको हम
डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग बोलते हैं। और इसका अगर एग्जांपल एल्गोरिदम कोई पूछेगा आपको तो ये डीबी स्कैन है। तो डेंसिटी ये काफी सिंपल है एल्गोरिदम, राइट। अब डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग क्या होती है? डेंसिटी चेक करता है कि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया कौन सा है। डेंसली पॉपुलेटेड, अगर मैं पुणे में रहता हूँ, राइट, तो पुणे का डेंसली पॉपुलेटेड एरिया ये सेंट्रल एरिया है। जितना मैं सेंटर में जाऊँ उतना ज़्यादा पॉपुलेटेड है, और बाहर थोड़ा सा जाता हूँ मैं तो थोड़ा, राइट, कम पॉपुलेटेड है, तो वो आउटलायर है या फिर वो दूसरा क्लस्टर है। एक तो आउटलायर डिटेक्शन में भी ये काम आता है या फिर क्लस्टरिंग में भी काम आता है। तो डेंसिटी बेस्ड क्लस्टरिंग है ये। अलग अलग क्लस्टर्स क्रिएट करते हैं हम डेंसिटी के ऊपर बेस्ड। तो partition based on hierarchical clustering techniques are highly efficient with normal shaped clusters. However, when it comes to arbitrary shaped clusters or detecting outliers, density based techniques are more efficient. Hmm? तो अब ये देखो, ये 3 क्लस्टर्स हमने के मींस एल्गोरिदम का यूज करके हमने ये डिवाइड किए क्लस्टर, 3 क्लस्टर्स के मींस। अब अगर ऐसा कुछ डेटा है तो आपको पता है कि हियरार्किकल क्लस्टरिंग काम में आएगी। अभी हमने देखा कि उसकी वो कौन सी मेथड थी, सिंगल मेथड थी ना, लिंकेज मेथड, वो थोड़ा सा अच्छा काम कर रही थी। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा, इस टाइप अगर डेटा है आपका तो यहाँ पे डीबी स्कैन यूज कर सकते हो। इस टाइप अगर डेटा है, अगर इस टाइप डेटा है, इस टाइप का डेटा तो के मीन से भी हो जाएगा। तो अलग अलग टेक्निक यूज करके आपको चेक करनी पड़ेगी कि कौन सी बेटर परफॉर्म कर रही है। DBSCAN stands for Density-Based Spatial Clustering of Applications with Noise. It is able to find arbitrary shaped clusters and clusters with noise. The main idea behind DBSCAN is that a point belongs to a cluster if it is close to too many points from the cluster. मतलब ये डेंसिटी, प्रॉपर डेंसिटी, कितना डेंस एरिया है, इसके उसके ऊपर ये क्लस्टर बनाता है। जैसे पुणे एक क्लस्टर हो गया, मुंबई एक क्लस्टर हो गया। ये 2 क्लस्टर क्या है? डेंसिटी बेस्ड क्लस्टर्स है, हाई डेंसिटी है, काफी लोग रहते हैं। तो ये 2 क्लस्टर बनाएंगे हम, अगर ऐसा डेटा पॉइंट है, राइट। अगर इस टाइप यहाँ पे लोग रहते हैं, और दूसरा क्लस्टर ये वाला क्लस्टर है, ये पुणे है, पुणे रीजन है। इस इन दोनों के बीच में कुछ ज्यादा लोग रहते नहीं है, वो ऐसे इस टाइप रहते हैं। तो ये क्या करता है फिर? डेंसिटी कैलकुलेट करता है कि इस रीजन की ज्यादा डेंसिटी, तो ये इसको एक क्लस्टर असाइन करेगा, इसको एक क्लस्टर असाइन करेगा। ये 2 क्लस्टर अलग अलग डिक्लेयर कर देगा वो। तो ये डेंसिटी चेक करता है, राइट। तो 2 यहाँ पे पैरामीटर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक तो इप्सिलॉन और दूसरा मिनिमम पॉइंट्स, डेटा पॉइंट्स। तो इप्सिलॉन क्या है? डिस्टेंस दैट स्पेसिफाई द नेबरहुड, ये डिस्टेंस है इप्सिलॉन। 2 data points are considered to be the neighbors if the distance between them are less than or equal to epsilon. दो पॉइंट्स हम नेबर्स कंसिडर करेंगे अगर उनका डिस्टेंस इप्सिलॉन, ये जो इप्सिलॉन पैरामीटर आपने पास किया है उससे कम या इक्वल हो तो। और दूसरा पैरामीटर आता है मिनिमम पॉइंट्स, ये मिनिमम नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स टू डिफाइन अ क्लस्टर। तो एक क्लस्टर में कितने एटलीस्ट डेटा पॉइंट्स होने चाहिए, तब मैं उसको क्लस्टर मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा फिर। जैसे यहाँ पे मैं बोल रहा था कि आपकी यहाँ पे 2-4 लोग रहते हैं बीच में, मुंबई पुणे में, बट मैं इनको एक सेपरेट क्लस्टर डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकता हूँ मिनिमम पॉइंट्स 100 से ऊपर है तो ही मैं उसको क्लस्टर डिफाइन करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा, नहीं तो सिटी डिक्लेयर नहीं करूंगा मैं उसको। बस लोग वहां पे मतलब है तो उसका सेपरेट क्लस्टर नहीं बनाऊंगा मैं। तो मिनिमम पॉइंट्स और एप्सिलॉन, ये 2 पैरामीटर्स, और बेस्ड ऑन दो 2 पैरामीटर्स
पॉइंट्स आर क्लासिफाइड एज कोर पॉइंट, बॉर्डर पॉइंट, आउटलायर। ये 3 टाइप के पॉइंट्स होते हैं यहाँ पे। कोर पॉइंट का मतलब क्या है, नाम ही है, देखो कोर पॉइंट, पॉइंट इन अ कोर पॉइंट, point is a core point if there are at least minimum number of points in its surrounding area with radius epsilon। तो उसको कोर पॉइंट बोलते हैं। कोर पॉइंट का मतलब ये मेन पॉइंट होता है। अगर ये कोर पॉइंट है तो वो देखता है कि इसके अराउंड इप्सिलॉन रेडियस के अराउंड कितने उसके नेबर्स है, हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉइंट्स इन इट्स सराउंडिंग एरिया विथ रेडियस इप्सिलॉन, उसको बोलते हैं कोर पॉइंट। कोर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट हो सकता है जिसके अराउंड एक हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, इप्सिलॉन रेडियस जितना, जो भी वैल्यू आपने इप्सिलॉन में पास की है उतनी वो रेडियस बना बना लेता है और देखता है कि उस इस क्लस्टर में फिर कितने डेटा पॉइंट्स आ रहे कि नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो कोर पॉइंट किसी काम का है नहीं, एक भी नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए। और बॉर्डर पॉइंट क्या होता है फिर, अ पॉइंट is a border point if it's reachable from a core point and there are less than minimum points, minimum point number of points within its surrounding area। तो इसको बॉर्डर पॉइंट, बॉर्डर मतलब बॉर्डर का पॉइंट, अगर ये है यहाँ पे या फिर इसके लिए, अब इस डेटा पॉइंट के लिए ये बॉर्डर पॉइंट है, अगर ये इप्सिलॉन वाली रेडियस और सर्कल ये है हमारे लिए, ये रेड वाला, देखो यहाँ पे जो मैं कर्सर घुमा रहा हूँ ये वाला, तो इस वाले ये वाला जो डेटा पॉइंट है वो बॉर्डर पे है, तो उसके लिए इस वाले कोर पॉइंट के लिए ये बॉर्डर पॉइंट है। और आउटलायर क्या है फिर, आउटलायर इफ इट इज नॉट अ कोर पॉइंट नॉट रीचेबल फ्रॉम एनी कोर पॉइंट्स, तो फॉर एग्जांपल एन तो नॉट रीचेबल है। अगर कोर पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ करता जाऊंगा तो ये सारे क्लोज पॉइंट्स है, राइट, और एक किसी भी रेडियस में किसी भी सर्कल में ये पॉइंट कवर नहीं हो रहा है तो ये आउटलायर है फिर एन। इवन बी और सी आउटलायर्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो किसी ना किसी इस डेटा पॉइंट के सर्कल में आ रहे हो, नेबर नेबर का नेबर नेबर का नेबर नेबर का नेबर करते करते वो आ रहे हैं, बट ये बाहरी है अभी तक, वो किसी में नहीं कवर हुआ। किसी एप्सिलॉन वाले इस सर्कल में किसी भी डेटा पॉइंट, कोर डेटा पॉइंट, राइट, कोर पॉइंट के सर्कल में वो कवर नहीं हो रहा है ये डेटा पॉइंट। तो ये यूज केस देखो, अब इन दिस केस मिनिमम पॉइंट इज 4, तो 4 आने चाहिए मिनिमम पॉइंट एक ग्रुप के लिए। अगर ये ग्रुप बनाना है, क्लस्टर बनाना है हमें, तो कम से कम 4 पॉइंट चाहिए ही चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हम। तो अब ये कैसे प्रोसीड करता है फिर इस केस में, कि रेड पॉइंट्स आर कोर पॉइंट्स बिकॉज देयर आर एटलीस्ट 4 पॉइंट्स विद इन देयर सराउंडिंग एरिया विथ रेडियस इप्सिलॉन। तो यहाँ पे आप कोर पॉइंट्स कितने बने, 4 बने, ऐसा बोलता है ये। देयर आर एटलीस्ट 4 पॉइंट्स विद इन देयर सराउंडिंग एरिया, तो रेड पॉइंट्स ये सारे ऐसे ही है, एटलीस्ट 4 पॉइंट्स है उनमें। अगर ये देखोगे आप तो 1 2 3 4 इंक्लूडिंग दिस डेटा पॉइंट वो बोला है, राइट, ऊपर इंक्लूडिंग द पॉइंट इटसेल्फ 4 होने चाहिए। फिर मैंने 4 दे दिया है यहाँ पे मिनिमम पॉइंट्स। तो आप यहाँ पे देखोगे तो इसके सराउंडिंग 4 बन गए, 1 2 3 4, हर एक रेड के अराउंड 4 बन गए हैं, 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो कम से कम 4 बनने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितने भी चलेगा। अब यहाँ पे है तो इस सर्कल में देखो 5 पॉइंट है, तो ऐसे ही करके सारे रेड सर्कल जो भी है यहाँ पे वो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, तो उनको कोर पॉइंट्स बोला जाएगा। अब ये कंडीशन फुलफिल क्या करनी है, इप्सिलॉन रेडियस में कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितने पॉइंट्स आने चाहिए। तो यहाँ पे 4 हमने पास किया है तो 4 आने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हम। हर एक के केस में 4 आते हैं, तो सारे हमारे कोर पॉइंट्स बन गए। अब दिस एरिया शोन इन दी this area is shown with the circles in the figure. Now the yellow points are the border points। अब ये border points क्यों है, यहाँ पे 4 का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है। अब इसके सराउंडिंग में देखो तो ये एक ही पॉइंट है, दो ही पॉइंट है इंक्लूडिंग इटसेल्फ ना, तो 2 ही पॉइंट है, तो ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है।
कोर पॉइंट वाला। तो कोर पॉइंट वाला क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, बॉर्डर पॉइंट्स बोलेंगे। हो हो तो रहा है, एक आध पॉइंट है यहाँ पे, एक ही पॉइंट नजदीक है उसके, तो ये आउटलायर भी नहीं है क्योंकि एक एटलीस्ट एक पॉइंट नजदीक है। तो बॉर्डर पॉइंट क्या है, इफ इट इज रीचेबल फ्रॉम अ कोर पॉइंट। हाँ, रीचेबल तो है कोर पॉइंट से, राइट। ये देखो, ये कोर पॉइंट है उसका, इस रेड वाले सर्कल का, तो ये रीचेबल तो है, बट इसके अराउंड मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जितने डेटा पॉइंट्स नहीं है, 4 होने चाहिए, तो 4 नहीं है, सिर्फ इसके सर्कल में 2 ही है, बट एटलीस्ट वो रीचेबल है। इस वाले रेड सर्कल में, एक आध रेड सर्कल में आ रहा है वो, देखो यहाँ पे भी आ रहा है, तो ये बॉर्डर पॉइंट्स अब इसको बोला जाएगा। they are reachable from a core point and have less than 4 points within their neighborhood. Reachable means being the surrounding area of a core point. The point B and C have 2 points including the point itself within their neighborhood, that is the surrounding area within a circle of with a radius of epsilon. Finally, n is an outlier because it is not a core point and cannot be reached from the core point. अब ये core point भी नहीं है और cannot be reached from a core point, तो किसी के भी नजदीक नहीं है ये पॉइंट, ये एन पॉइंट, तो इसको हम फिर आउटलायर डिक्लेयर करते हैं। तो डेंसिटी बेस्ड मेथड दोनों के लिए काम आती है, एक तो ग्रुपिंग भी करने के लिए और आउटलायर भी फाइंड आउट करने के लिए। तो मिनिमम points and epsilon are determined. A starting point is selected at random. तो starting point कैसे select करते हैं हम, तो randomly करते हैं। तो पहले कौन सा कैसे सर्कल बनाना है, तो वो randomly चूज होता है, कोई भी एक डेटा पॉइंट ले लो और इप्सिलॉन जितना वो रेडियस वाला सर्कल बनाते जाओ at its neighborhood area and determined using radius epsilon. If there are at least minimum points number of points in the neighborhood, the point is marked as core point and the cluster formation starts. If not, the point is marked as noise. तो हमने ये अभी देखा है, यही सेम है, आप पढ़ सकते हो बाद में इसको। Once a cluster formation starts, all the points within the neighborhood of initial point become a part of cluster. And if these new points are also core points, right? New points are also core points. The points that are in neighborhood of them are also added to a cluster A. तो ये सब क्लस्टर ये में ऐड होते हैं, ये सारे रेड पॉइंट्स और इंक्लूडिंग येलो पॉइंट्स क्लस्टर ये में जाते हैं। नोट क्या है यहाँ पे, अ पॉइंट दैट इज मार्क्ड एज नॉइज मे बी रिविजिटेड एंड बी अ पार्ट ऑफ क्लस्टर। अब ये रैंडमली हम इनिशिएट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा पॉइंट आउटलायर है, नॉइज है, डिक्लेयर होता है फर्स्ट इटरेशन में, बट सेकंड इटरेशन में अगर इनिशियलाइजेशन अलग वे से हुआ तो एक क्लस्टर का भी पार्ट हो सकता है। तो आपको विजुअलाइज करके चेक करना पड़ेगा कैसे क्लस्टर इसने बनाया है इस एल्गोरिथम में। नाउ थर्ड स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप इज टू रैंडमली चूज अनदर पॉइंट अमंग द पॉइंट्स that have not been visited in the previous steps, then same procedure applies. तो ये प्रोसेस एंड कब होगी, जब सारे डेटा पॉइंट्स हम विजिट कर चुके होंगे ऐसे, तब ये प्रोसेस खत्म हो जाएगी। तो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे भी यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करके ही हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो by applying these steps, DBSCAN is able to find high density region and separate them from low density regions. चलो scikit-learn का इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं अब। पहले तो हमने स्टैंडर्ड स्केलर यूज कर रहे हैं हम, तो आप भी वो देखो जो मैंने असाइनमेंट दी है आपको,
उसमें भी आप स्टैंडर्ड स्केलर यूज करो और फिर उसके बाद एक्स के ऊपर फिट करो और उसके बाद उसको इन्वर्स ट्रांसफॉर्म करो, वो भी आप कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक्स और वाई, एक्स हमारे काम का है, ये अनसुपरवाइज्ड है तो वाई किसी काम का है नहीं। अब एक्स को लेके हम क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं, तो डेटा की स्केलिंग कर रहे हैं, रीस्केलिंग और फिट ट्रांसफर, फिटिंग भी ट्रांसफॉर्मेशन एक ही स्टेप में ऑन एक्स वेरिएबल। और एक्स वेरिएबल का अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो अगर वापस इस फॉर्म में लाना है उसको, इस एक्स को आपको, तो आपको क्या करना चाहिए, स्टैंडर्ड स्केलर डॉट इनवर्स ट्रांसफॉर्म यूज करना चाहिए फंक्शन। तो ये जो स्केलिंग हुई है वो रिप्लेस, मतलब ये फिर से हमें ओरिजिनल वाली मिलेगी, ओरिजिनल जो भी डेटा सेट था वो मिलेगा। देखो फिर एक्स डॉट शेप 400 रोज 2 कॉलम्स, और इस टाइप इसका विजुअलाइजेशन आप करोगे तो इस टाइप दिखता है वो। अब इसके ऊपर डीबी स्कैन चलाएंगे हम, sklearn डॉट क्लस्टर में डीबी स्कैन मेथड है। तो डीबी स्कैन में इप्सिलॉन हम देखो 0.4 रखा है और मिनिमम सैंपल्स एक क्लस्टर में 20 होने चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं हम। तो डीबी डॉट फिट एक्स, तो डीबी स्कैन में क्या हुआ, एक्स को हमने फिट कर दिया। और यहाँ पे फिट प्रेडिक्ट, एक्चुअली वो फिट प्रेडिक्ट मेथड की जगह पे यहाँ पे फिटिंग हो रही है, फिर से फिटिंग हो रही है, तो ये वाला कोड किसी काम का है नहीं। तो एक तो अलग अलग यूज करो, नहीं तो फिर सिर्फ ये यूज करो, फिट और प्रेडिक्ट, डीबी डॉट फिट प्रेडिक्ट एक्स, और फिर उसका स्कैटर प्लॉट निकालो। तो आप देखोगे तो इस टाइप कुछ आपको ग्राफ मिलेंगे, ये क्लस्टर्स मिलेंगे। देखो और ये लेबल्स है वाइब्रेड, ये लेबल्स बिलोंग्स टू विच क्लस्टर, कौन से क्लस्टर में क्या है, तो -0 है, -1 है, 1 है, 2 है, जो भी देखो यहाँ पे है, ये लेबल्स है। तो कितने लेबल्स है, 0 1 2, 0 1 2 और -1, -1, राइट, इतने ही है ना। और है इसके अलावा भी 0 1 2, नहीं उतने ही है, राइट। तो देखो ये वाले 3 ग्रुप उसने बेसिकली तैयार किए और चौथा ग्रुप ये वाला असाइन किया है नॉइज का उन्होंने, ये वाला ग्रुप है चौथा, ये हर एक के नॉइज अलग कर रहा है वो। तो इसलिए ये जो नॉइज है उसका मतलब क्या है, आउटलायर्स है, आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी ये काम आएगा। क्लस्टर को हटाओ, सिर्फ आउटलायर्स अगर -1 है तो वो देख लो, 0 1 2 एक नॉर्मल ग्रुपिंग है और -1 आउटलायर्स है हर एक क्लस्टर के, तो क्लस्टर के आउटलायर्स को उसने अलग कर दिया है। तो ये जहाँ पे भी -1 असाइन हुआ है, आप क्या कर सकते हो, वाई परेड को और एक्स को आप क्या करो, कॉन्काटिनेट करो, राइट। और कॉन्काटिनेट करने के बाद वाई परेड को कॉन्काटिनेट करने के बाद फिर आपको एक फाइनल रिजल्टेंट डेटा फ्रेम मिलेगा। उसके ऊपर भी एनालिसिस करते जाओ आप, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कि आउटलायर्स का ग्रुप कौन सा है, आउटलायर्स का फिर राइट वैल्यू कैसी कैसी चेंज हो रही है, नॉर्मल क्लस्टर का एवरेज वैल्यू कितना है, वो सब कुछ चेक कर सकते हो आप। तो ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने देने हैं वो हम बता रहे हैं कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं, हम सिर्फ बोल रहे हैं कि इप्सिलॉन इतना होना चाहिए और मिनिमम सैंपल्स इतने होने चाहिए एक ग्रुप में, तभी उसको ग्रुप डिक्लेयर करो। तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा सा देखो डेटा को सेग्रीगेट कर पा रहा है। राइट, चलो अब यहाँ पे कोई किसी को दिक्कत,
समझ में आ गया सबको? यस सर। सर, ये पिछले वाला टॉपिक और इसके ऊपर कौन से क्वेश्चन बनेंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन एज सच नहीं बनेंगे, बट डीबी स्कैन, हियरार्किकल क्लस्टरिंग और के मींस में डिफरेंस क्या है, एक क्वेश्चन। तो डिस्टेंस आपको पता है, यहाँ पे देखो शुरुआत में ही लिखा है, ये पार्टीशन बेस्ड है, हियरार्किकल क्लस्टरिंग है, डेंसिटी बेस्ड है, बस। बाकी तो ये डीबी, अगर ये बोलते हैं कि डीबी स्पैन में कौन से पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट है, तो वैसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बाकी तो कोई क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ये अगर प्रोजेक्ट लिखा है, आपने प्रोजेक्ट में डाला है, ये एल्गोरिदम यूज किया है, तो ही क्वेश्चन तैयार होते हैं। एज सच इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं तैयार होता, डीबी स्कैन के ऊपर और हियरार्किकल के ऊपर भी। तो नॉर्मली नहीं पूछेंगे, बट आपने अगर कहीं पे लिखा है उसका नाम आपके रिज्यूमे में, तो डी तो हाइपर पैरामीटर्स डीबी स्कैन की वर्किंग में बस यही 4 पॉइंट चेपने हैं, राइट? यहाँ पे हमने लिख दिया है, राइट? ये 4 पॉइंट्स वर्किंग, दैट्स इट। और हाइपर पैरामीटर्स वो तो हमने देखे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। ये 2 हाइपर पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट। और हियरार्किकल में, राइट, हियरार्किकल में एज सच किसी को अभी तक क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, तो आपको हो सकता है कि ये क्वेश्चन ये पूछे एडिटिव और डिविजिव में क्या डिफरेंस है, दैट्स इट। और डिस्टेंस मैट्रिक्स कौन सा यूज होता है, तो यूक्लिडियन होता है। चलो, Question. और किसी को कोई क्वेश्चंस? सर जो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन वहाँ पे हुआ था सर, पॉइंट ए और बी आए थे, वो पॉइंट ए और बी मतलब जो लास्ट के सबसे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, लेकिन उसके जो इंक्लूडियन डिस्टेंस से जो सर्कल बनता है उसके अंदर आ रहे हैं, इन्हीं पॉइंट्स को बोलेंगे ना? यहाँ बी और सी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, अब यहाँ पे रैंडम इनिशियलाइज होता है। इनिशियलाइज मान के चलो कि इस पॉइंट से हुआ है, इस वाले पॉइंट से, तो ये देखता है कि इप्सिलॉन सर्कल यहाँ से यहाँ तक, ये इप्सिलॉन वाला रेडियस का सर्कल वो बनाता है। फिर वो देखता है कि ये कोर पॉइंट है कि नहीं। मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स मैंने अगर 4 डाले हैं, तो वो चेक करता है कि 1 2 3 4, हाँ यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल रहे हैं उसको इस वाले इप्सिलॉन वाले सर्कल में। तो क्या करता है, इसको एक ग्रुप बनाता है वो। फिर देखता है इसके बाजू में, अगर इसके बाजू में भी ये वाले, इस वाले के बाजू में अगर 4, फिर से वो 4 डेटा पॉइंट्स कम से कम आ रहे हैं, तो ये भी उसी ग्रुप में इंक्लूड करता है, ये लिंकेज तैयार करता है इसी ग्रुप में। फिर ये वाला देखता है इस वाले में 4 आ रहे हैं क्या, तो इसका भी एक ग्रुप। तो ये पूरे डेटा का एक ग्रुप बनाता है ये वाले, धीरे धीरे इटरेटिवली हर एक डेटा पॉइंट में जाता है। यहाँ पे यहाँ की लिंकेज है, तो इस डेटा इसमें जाएगा, उसमें देखेगा कि कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स है, 1 2 3 4 4 है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 है यहाँ पे। तो ऐसे करते करते वो देखेगा कि ये सारा जो है वो एक ही ग्रुप में जा रहा है, और ये अलग हो रहा है, राइट? जो जो पॉइंट 4 पॉइंट नहीं कवर कर पाया अपने उसको, वो वाले पॉइंट एक्चुअली येलो पॉइंट्स हैं, एकदम एक्सट्रीम हाँ, वाले। राइट, ये येलो पॉइंट्स है जो 4 वाले। अब यहाँ पे यूक्लिडियन डिस्टेंस नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ इप्सिलॉन वाला सर्कल ड्रॉ कर रहा है वो, और देख रहा है कि मिनिमम पॉइंट्स उतने कवर हो रहे हैं क्या। अगर कवर होते जा रहे हैं, लिंक 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 करते जाएगा, और वो सब फिर एक बड़ा सा ग्रुप तैयार करेगा ये वाला, और ये बोलेगा कि ये ग्रुप तैयार हो गया है। ओके सर। हम्म देखो, इप्सिलॉन डिफॉल्ट 0.5 होता है, मिनिमम सैंपल्स डिफॉल्ट 5 होते हैं, राइट? मेट्रिक यहाँ पे अब डिफॉल्ट यूक्लिडियन है। द मेट्रिक इज यूज्ड व्हेन कैलकुलेटिंग डिस्टेंस बिटवीन इंस्टेंसेस इन अ फीचर array. If the metric is a string,
or callable, it must be one of the options followed by a scalar matrix pairwise distance for its metric parameter. If matrix is pre-computed, X is assumed to be a distance matrix and must be a square. X be a sparse graph which is the only non-zero elements may be considered neighbors of TB scan. न्यू वर्जन, ये न्यू वाले वर्जन में ऐड हो गया है पैरामीटर metric pre-computed to accept pre-computed sparse matrix. ये भी मेट्रिक आप चेक कर दे सकते हो. बाद में मेट्रिक पैरामीटर्स, एल्गोरिथम, लीफ साइज, एनजॉब. ये वैसे एल्गोरिथम हमने ये पढ़ा था, कहाँ पे पढ़ा था, किसी को याद है? ऑटो, बॉल ट्री, केडी ट्री, ब्रूट फोर्स. ट्री स्प्लिटिंग क्राइटेरिया. नो. ट्री स्प्लिटिंग क्राइटेरिया कौन कौन से है? वो एंट्रोपी है और बाकी हाँ, एंट्रोपी है, गिनी है, एंट्रोपी, गिनी और इंफॉर्मेशन गेन और 4 है, राइट. और वेरिएंस, रिडक्शन इन वेरिएंस. तो जनरली रिडक्शन इन वेरिएंस हम कब यूज करते हैं? जब डिसीजन ट्री से रिग्रेशन टास्क करवाना है तब ये क्वेश्चन तैयार होता है. काफी इंपॉर्टेंट है. जितने कर सकते हो उतना डिटेल में पढ़ो डिसीजन ट्री. तो अब ये बताओ कि ऑटो, बॉल ट्री, केडी ट्री, ब्रूट, ये क्या है? ये कौन से कहाँ यूज किए थे हमने? चलो एक हिंट बताता हूं मैं. जब जब हम यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज करते हैं उस वाले एल्गोरिदम में जनरली ये वाला एल्गोरिदम यूज करते हैं, राइट. ऑटो, बॉल ट्री, केडी ट्री. के नियरेस्ट नेबर. हाँ, वेरी गुड. के नियरेस्ट नेबर्स, KNN में हमने ये पढ़ा था. ये सेम एल्गोरिदम यहाँ पे भी आप एज अ पैरामीटर पास कर सकते हो. तो टू कंप्यूट पॉइंट वाइज डिस्टेंस. अगर भूल गए हो तो फिर से रिविजिट करो बाकी लोग. चलो और कुछ डिस्कस करना है या फिर आज रुकना है? बट हाँ, थर्सडे कोई मिस मत करो लेक्चर. थर्सडे का काफी इंपॉर्टेंट है, रात को 10 बजे. क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकल वर्क कैसे होता है वो दिखाना चाहता हूँ मैं उस लेक्चर में. डिजाइन कैसे करते हैं हम. हाँ, फाइनली वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए. तो इसलिए तो मैं तो बोलता हूँ कि अगर, बट ये मीटिंग में लेके थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट ठीक है, फिर भी हम कवर कर लेंगे जितना भी हो सकता है जैसे भी. चलो फिर मिलते हैं हम अगले थर्सडे को. तो तब तक ये कंप्लीट करो, आप दोनों असाइनमेंट कंप्लीट करो. किसी ने नहीं दिखाई मुझे, सिर्फ विवेक ने सेंड की है कल की असाइनमेंट. तो सुशांत, वेद, मोनिका, प्रकाश, आप आज सेंड करो, आज करो ये दोनों असाइनमेंट, आज की कल की. सर क्वेश्चन पूछना था. इसमें इंटरव्यू क्वेश्चन तो ही आता है, लेकिन रियल टास्क जब लाइव रियल टास्क का डेटा आता है तो क्लस्टरिंग निकालने के लिए आता है कि हमें कई बार अनसुपरवाइज डेटा में हमें पहले क्लस्टर निकाल कर उसको सुपरवाइज करना पड़ेगा और फिर आगे करना पड़ेगा, वो भी हमें इसके थ्रू करना पड़ेगा. हाँ, उसके थ्रू आप ये कैसे जैसे लॉजिक लगाना चाहते हो फिर बाद में लगा सकते हो. इसके जो क्लस्टर्स लेबल्स है एज अ लेबल यूज कर सकते हो आप. बट आपके वो प्रॉब्लम के स्टेटमेंट के हिसाब से है.
मैंने अभी तक वो अनसुपरवाइज्ड प्रॉब्लम कभी फेस नहीं किया और ये इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है रियल लाइफ में। रियल लाइफ में यूज केसेस भी काफ़ी कम है। तो हमने वो एक बार वो किया था RFM एनालिसिस में इसका यूज। तो RFM में क्या होता है, वो तो रूल बेस्ड भी अप्रोच हम आप ले सकते हो, राइट। उसके लिए कुछ ये करने की जरूरत नहीं है। रूल बेस्ड मतलब क्या कि रिसेंसी इतनी है, फ्रीक्वेंसी और मॉनिटरी की इतनी वैल्यू होते हैं, वो हाई वैल्यूड कस्टमर से, वो सीधा सीधा रूल बेस्ड अप्रोच है। बट अगर आपको वही अप्रोच मशीन लर्निंग के थ्रू करना है तो आप क्या करोगे फिर, और डिफरेंट डिफरेंट 3 क्लस्टर्स में डेटा को डिवाइड करोगे पहले। तो उसके ऊपर क्लस्टर्स असाइन होंगे 1 2 3, और 1 2 3 का मतलब आप बोल सकते हो कि 1 का एवरेज जो मॉनिटरी है वो काफी ज्यादा है, क्लस्टर 2 का एवरेज मॉनिटरी इसके और इसके बीच में है, तो वो मीडियम वैल्यूड कस्टमर्स है। और जो कस्टमर लाइक क्लस्टर नंबर 3 के कस्टमर्स है हमारे, उसका एवरेज प्राइस मीडियम से भी कम है, तो वो लो वैल्यूड कस्टमर्स है हमारे लिए। तो फिर फाइनली आप बोल सकते हो कि हाँ, ये जो ग्रुपिंग की है मेरे एल्गोरिदम ने वो सही की है। तो तो एज ए लेबल फिक्स करते हो आप उसको। और जब भी नया कस्टमर आता है फिर RFM फिर से नहीं करते उसके ऊपर RFM एनालिसिस, वो सीधा स्टेप स्किप करके आप वो कस्टमर हाई वैल्यूड, मीडियम वैल्यूड, लो वैल्यूड है कि नहीं वो फाइंड आउट करते हो। तो ये लॉजिक कैसे बिठाना है, क्या करना है वो आपके हिसाब से। तो मोस्ट लॉजिकल स्टेप्स आपको लेनी है। आप मतलब जो अगर बिजनेस यूजर्स को आप समझा रहे हो तो उसको वो समझने आनी भी चाहिए, और उसको लगना भी चाहिए कि हाँ यार ये थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच है इसका, राइट। उसके टाइम टाइम भी बच रहा है। आप एक स्टेप रिड्यूस हो गई है, RFM करने की जरूरत नहीं है। अब सीधा कस्टमर का वो फाइनल वैल्यू दे रहा है मुझे, हाई वैल्यूड, मीडियम वैल्यूड वाला। गॉट इट सर। हम्म। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले थर्सडे। आपको अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे कनेक्ट करो मेरे साथ, राइट। कभी भी कॉल करो और रिजॉल्व करो। चलो फिर। हाँ सर, कल के असाइनमेंट है ना, वो अभी शेयर किया था कुछ, मतलब आपने शेयर किया है क्या सुशांत? हाँ अभी अभी सेंड किया था। ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। ठीक है सर। हाँ, ओके, थैंक यू सुशांत। सर। चलो बाकी लोग, प्रकाश, अगर जॉब मिला है इसका मतलब ये नहीं है आपकी आपको कुछ करना नहीं है, राइट। आपको करते जाना है, करते जाना है। जब कभी और ट्रांजिशन करने की जरूरत पड़े तब हम इसी को रिवाइज करने वाले हैं, राइट। तो इसलिए आप आपको ये असाइनमेंट्स है टाइम के ऊपर, टाइम पे सबमिट करना। अभी IT में ट्रांजिशन हुआ है, राइट। बाद में आपको ML में ट्रांजिशन करना है। IT में भी उनका शायद लीड कंसल्टेंट ट्रांजिशन हुआ है, जो कि मुझे लगता है मोर टुवर्ड्स बिजनेस एनालिसिस रोल है। बट हाँ, आजकल बिजनेस एनालिस्ट को भी वो लोग डेटा के रिलेटेड पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर बिजनेस एनालिस्ट आप मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट पे जाते हो तो मशीन लर्निंग आनी चाहिए आपको। बट वो सवाल बेसिक्स होते हैं, तो उतने डिटेल में वो लोग नहीं पूछते। बट हाँ, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है, ये सारे सारे ऐसे सवाल से आपको पूछे जाएंगे अगर आप बिजनेस एनालिस्ट रोल में जा रहे हो तो। वहाँ पे भी AI आप पूछ रहे हो लोग, डेटा साइंस AI। तो प्रकाश को उनका उसका फायदा हुआ है हमारे सारे कंसेप्ट का। बट और भी अगर आपको मशीन लर्निंग में आना है तो आपको ये इम्प्लीमेंट करना है ये सारी चीज़ें। और जब भी आप फिर ट्रांजिशन करोगे, चलो, तो हमें रुकना नहीं है, राइट। चाहे थोड़ी स्पीड कम है, ज़्यादा है, जैसा भी है, मेरे साथ कनेक्ट करके, चाहे 4 महीना लगे, चाहे 5 महीना लगे, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बट कभी ना कभी हो जाना चाहिए। आपने इतना खर्चा करके कोर्स लगाया है तो इसको छोड़ना नहीं है बीच में, बिल्कुल नहीं। हाँ, थोड़ा सा कम ज़्यादा मोटिवेशन होता रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा मेहनत करोगे, कभी लगेगा आप कर सकते हो, कभी लगेगा नहीं कर सकते। तो मेरे साथ कनेक्ट किया करो, थोड़ा सा वो मोटिवेशन बना रहेगा आपका भी। तो 1 मिनट, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ ताकि थोड़ा सा और हम डिस्कस